अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? ओके जी, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। देयर आफ्टर हमने लीगल प्रोविजंस पढ़ी हैं कि डायरेक्टर्स में कितनी किस्म के डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है लॉ में, हमने इसको कवर किया। इसके बाद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का। डायरेक्टर को जब भी आप अपॉइंट करेंगे तो सेक्शन 153 में जो क्राइटेरिया गिवन है उसको फुलफिल करना होता है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने इलेक्शन करवाना होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन सेक्शन नंबर 159 जो है बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया, और सेक्शन नंबर 159 में जो जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस थी और वो किन सेक्शंस के ऊपर बेस करती हैं वो भी मैंने आपको बताया।
इलेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिटन एग्ज़ाम में तो बाज़ दफ़ा इसकी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस भी आती रही हैं, लेकिन जैसा कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आपको इससे रिलेटेड लाजमी एमसीक्यूज़ प्लस या कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इसका तरीक़ेकार, और हमने यहाँ तक कवर किया था पिछले लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है पावर ऑफ कोर्ट फॉर री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, पावर ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एज इनवैलिड। हमने पीछे जो पढ़ा था सेक्शन नंबर 159, उसमें हमने डायरेक्टर का इलेक्शन करवाया था और जितनी भी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस थी उनको फुलफिल किया था। अब सेक्शन नंबर 160 में हमने पावर ऑफ कोर्ट पढ़नी है कि कोर्ट के पास पावर है द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स होल्डिंग एट लीस्ट बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है, होल्डिंग एट लीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर इन द कंपनी, and that application must be made within 30 days from the date of election. Declare the election of all the directors or any one of more than invalid. कोर्ट के पास पावर है, कंपनीज एक्ट ने कोर्ट को एक पावर दी कि आपके पास पावर है कि अगर कंपनी के मेंबरान जिनकी जिनकी वोटिंग पावर 10% एटलीस्ट 10% हो, अगर वो अप्लाई करें विद इन 30 डेज फ्राम द डेट ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन जो है एक डायरेक्टर का या सब डायरेक्टर का कोर्ट के पास पावर है इनवैलिड करवा सकती है। कोर्ट में डिक्लेयर सच इलेक्शन एज इनवैलिड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, अगर कोर्ट ने ये इलेक्शन जो है इसको इनवैलिड करार देना है तो उसके लिए प्रूफ क्या होगा? प्रूफ कोर्ट को देना होगा कि देयर हैज बीन मटेरियल इरेगुलरिटी इन द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन एंड मैटर्स इंसिडेंटल एंड रिलेटिंग देयर टू। देखें, हमने पावर ऑफ कोर्ट जो है मीटिंग के भी चैप्टर में कवर की थी कि मीटिंग के चैप्टर में भी पावर ऑफ कोर्ट थी कि जहाँ पे 10% एटलीस्ट 10% की वोटिंग पावर वाले अगर कोर्ट को अप्लाई कर देंगे तो कोर्ट मीटिंग की किसी खास प्रोसीडिंग को इनवैलिड करार दे देगा। लेकिन उसके लिए प्रूफ क्या करना पड़ता है? मीटिंग वाज नॉट प्रॉपरली कन्वीन्ड, कंडक्टेड एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। उसके लिए हमने वहाँ पे कंडीशन पहले से पढ़ ली है और यहाँ पे दोबारा अगेन से उसी की एक्सप्लेनेशन अगर मांग कह दी जाए तो ये बात गलत नहीं है कि यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 160 में कोर्ट को एक पावर दी गई कि डायरेक्टर का जब इलेक्शन हुआ है तो ये भी एक मीटिंग की कार्रवाई से ही हुआ है। तो डायरेक्टर का इलेक्शन जो है, कोर्ट किसी एक डायरेक्टर का इलेक्शन या सारे इलेक्शन जो है सब डायरेक्टर का इलेक्शन इनवैलिड करार दे सकता है और कह सकता है कि दोबारा इलेक्शन किया जाए। इस हुक्मनामे के पीछे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मीटिंग जो थी वो वैसे नहीं की गई जैसे कि सेक्शन नंबर 159 ने बताया है। कंपनी एक्ट में सेक्शन नंबर 159 डिटेल में है कि आपने कैसे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है और कैसे इलेक्शन परफॉर्म करना है। अगर उस सेक्शन 159 को फॉलो नहीं किया गया, किसी और वे से आपने इलेक्शन करवा लिया और मेंबर्स को राइट नहीं दिया कि वो अपनी वोटिंग को यूज़ कर सकें, तो इन दैट केस जो है कोर्ट के पास पावर है, अगर मेंबर्स जो हैं कोर्ट को अप्लाई करें, उससे रजू करें, तो इलेक्शन जो है दोबारा करने के लिए कोर्ट हुक्म दे सकता है। लेकिन फिर वही बात, कोर्ट को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, कोर्ट को के सामने प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ होगा इन 10% वोटिंग पार्ट्स के ऊपर कि ये प्रूव करें कि कौन सी मटेरियल इरेगुलरिटी थी इन द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, और मटेरियल इरेगुलरिटी वही प्रूव करनी पड़ेगी जो कि सेक्शन नंबर 159 ने एक्सप्लेन किया है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा। देयर आफ्टर इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज,
In case of unlisted company, fresh election of directors in case of unlisted company, section number 162. अगर एक इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो गया है लेकिन उसके बाद कोई ऐसा पर्सन जिसने बाद में कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन अप्लाई होगा अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर, लिस्टेड कंपनी के ऊपर इसकी एप्लीकेशन नहीं है। अभी अभी सेक्शन नंबर 159 हमने पढ़ा है और उसमें बताया गया इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होना है, लेकिन देयर आफ्टर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कोई नया शेयर होल्डर आ जाता है और उसके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कि उसे पक्का यकीन है कि अगर ये इलेक्शन दोबारा होता तो मेरा नंबर तो पक्का था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो उस पर्सन के लिए सेक्शन नंबर 162 है। After the election of director, if member acquires the requisite shareholding to get him elected as director on the board of directors of the company, अगर इलेक्शन के बाद कोई मेंबर जो है उसके पास इतने शेयर्स आ जाएं कि उसको एक तसल्ली हो जाए कि अगर लाजमी कोई इलेक्शन होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और उस टाइम मेरे पास इतने शेयर होते तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपनी जगह बना सकता था। Such member may require the company to hold the fresh election of the directors in accordance with the procedure laid down in section number 159. ऐसा पर्सन वो कंपनी को दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, वो कंपनी को दोबारा कहेगा कि दोबारा एक इलेक्शन करवाया जाए, जैसा कि प्रोसीजर सेक्शन नंबर 159 ने डिटेल प्रोसीजर बताया है, उसी प्रोसीजर के तहत एक दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे लाजमी याद रखें, कंपनी वालों को कहा कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि फिक्स किए हुए थे और इलेक्ट हुए हैं वो डिक्रीज नहीं करना, उनको डिक्रीज नहीं करना। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड इन द प्रोसीडिंग इलेक्शन शैल नॉट बी डिक्रीज। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि पिछले इलेक्शन में हमने फिक्स किए थे वो डिक्रीज नहीं करने। फिर बोर्ड के ऊपर लाजिम करार दे दिया गया, द बोर्ड शेल अपॉन द रिसीट ऑफ एक्विजिशन विद इन 30 days प्रोसीड टू होल्ड द फ्रेश इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस। ज्यादातर क्वेश्चन जो है, अगर आपका क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा सेक्शन नंबर 159 से, तो लाजमी है कि इस एरिया से कहीं ना कहीं से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। एमसीक्यू तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारी कहानी अब आगे चलने लगी है। पीछे हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करवा लिया, उसकी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर ली, डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं, डायरेक्टर्स जो है इलेक्टेड हो चुके हैं और जिन डायरेक्टर को अपॉइंट करना था वो भी अपॉइंट हो चुके हैं। जो बाय द वे ऑफ इलेक्शन आएंगे उनको बोलेंगे इलेक्टेड डायरेक्टर्स। रिटायरमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। याद रखें फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन से थे। इन स्लाइड्स की शुरुआत पे ही मैंने आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जरिए अपॉइंट किया जाता है विदाउट एनी इलेक्शन, और इनका नाम पहले से जो मेंशन होता है और ये फर्स्ट एजीएम तक कंपनी के साथ रहते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी डायरेक्टर आएंगे उनको सब्सीक्वेंट डायरेक्टर कहा जाता है, और सेक्शन नंबर 158 कहता है कि ये होल्ड करेंगे ऑफिस अप टू 3 years। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर हैं तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 153 ने कहा कि आप ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कब तक रहेंगे। All directors of the company on the date of first AGM, इसका मतलब first director of the company on the date of first AGM, and in case of subsequent directors, और subsequent director के केस में on the expiration of terms of office shall stand retired from office। फर्स्ट डायरेक्टर जो होगा, लॉ ने मुद्दत तय कर दी कि फर्स्ट डायरेक्टर जो है ऑन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम रिटायर हो जाएगा, और इसके बाद अगर सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स हैं तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years वो रिटायर हो जाएगा। डायरेक्टर्स सो रिटायरिंग शैल कंटिन्यू परफॉर्म देयर फंक्शन until their successor are elected।
डायरेक्टर जो ऑफिस में है अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, रिपोर्ट साइन करेंगे, जब तक जो है न्यू डायरेक्टर्स ऑफिस में अपना चार्ज नहीं लेते। Directors who continue to perform their function shall take immediate steps to hold the election of directors. In case of any obstacle, report such circumstances to the registrar within 45 days। और ये सेक्शन मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको कि डायरेक्टर जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाएं और इंश्योर करें 45 डेज पहले, और कोई ऑब्स्टेकल है तो वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करें। ठीक है, ये थी टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन नंबर 161 ने भी इस टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेक्शन नंबर 161। सेक्शन नंबर 161 ने एक्सप्लेन किया, डायरेक्टर इलेक्टेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जो डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अनलेस he resigns, vacate office due to fresh election required, becomes disqualified from being a director, or otherwise cease to hold the office under the provisions of Companies Act। पीछे जो सेक्शन था 158 उसने कह दिया था कि जो भी डायरेक्टर आएंगे, जो भी सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स आएंगे वो 3 साल के लिए कंपनी में परफॉर्म करेंगे। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स 3 साल के लिए कंपनी में परफॉर्म करेगा एंड एट द कंक्लूजन ऑफ 3 years वो रिटायर हो जाएगा। ये है रिटायरमेंट के ऊपर। और सेक्शन नंबर 161 ने एक्सप्लेन किया कि ये वाला डायरेक्टर लाजमी नहीं कि 3 साल ही आपके साथ चलेगा। उसने कहा डायरेक्टर जो इलेक्टेड होते हैं, जो डायरेक्टर आप वोटिंग के जरिए लेके आते हैं ना, उनके लिए मुद्दत है कि वो 3 साल तक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस हेल्ड कर सकते हैं अनलेस अनलेस ये जो नीचे सर्कमस्टांसेस हैं ये हो जाएं तो वो ऑफिस को विकेट कर देंगे, छोड़ देंगे। एक डायरेक्टर इलेक्ट हुआ, बाद में उसने रिजाइन कर दिया तो लाजमी नहीं कि वो कंपनी के साथ 3 साल ही रहेगा। उसके बाद उसने ऑफिस जो है विकेट किया, उसका ऑफिस खाली करवाना पड़ा ड्यू टू फ्रेश इलेक्शन। अभी हमने पढ़ा इलेक्शन के बाद अगर कोई रिक्वेस्ट भेज दे और उसके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हों कि उसको पक्का पता है कि इलेक्शन हुआ तो मैं अपने वोट अपने ही साइड पे, जो अपने वोट हैं अपने आप को ही डाल लूंगा, तो मैं पक्की पोजीशन है मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो इन दैट केस फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा। तो कहा जब फ्रेश इलेक्शन हो तब भी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स विकेट हो जाता है। अगर एक डायरेक्टर आपने इलेक्ट किया लेकिन बाद में डिसक्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 153 में, वहां पे कोई सर्कमस्टांसेस बाद में हैपन हो गए, तो ये डायरेक्टर भी यहाँ से ऑफिस विकेट कर देगा या अदरवाइज सीज टू होल्ड ऑफिस, या अदरवाइज उसको मना कर दिया जाए लॉ के अंदर कि आपने ऑफिस होल्ड नहीं करना। तो इसके अलावा इन्होंने बताया सेक्शन नंबर 161 ने कि डायरेक्टर जो है 3 साल तक ऑफिस ऑफ डायरेक्टर में रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेगा अनलेस के ये 4 सर्कमस्टांसेस ना हो जाए। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसने कहा 3 साल तो पक्के बता दिए हैं ऐसी कंपनीज के लिए जिनका शेयर कैपिटल होता है। ऐसी कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उनमें लाजिम करार दे दिया गया कि आपके डायरेक्टर जो इलेक्टेड होंगे वो 3 years के लिए इलेक्टेड होंगे अनलेस अनलेस ये सर्कमस्टांसेस ना हो। तो टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उनकी टर्म्स कितनी होती है, उनके डायरेक्टर्स की टर्म्स कितनी होती है, वो 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, कितने साल रहेंगे। एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कहता है मैक्सिमम तो लिमिट है 3 साल, लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक में लिख लिया कि जो भी डायरेक्टर इलेक्ट होगा
वो 1 साल के लिए होगा। तो देयर आफ्टर जो है डायरेक्टर्स जो हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये एक पार्ट दे दी गई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को कि आप अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। उनके जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है लाजमी नहीं थी 3 साल हो और इससे कम भी हो सकती है। एनी कैजुअल वैकेंसी, अगर एक डायरेक्टर इलेक्ट हुआ 3 साल के लिए, लेकिन ये वाले सर्कमस्टांसेस अकर हो गए, ये वाले ABCD वाले, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कैजुअल वैकेंसी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएगी। एनी कैजुअल वैकेंसी occurring among the directors may be filled up by the other directors, and the person so appointed shall hold the office for the remainder of the term of the board in whose place he is appointed। देखें, बाद में जो पर्सन उसकी जगह अपॉइंट हो रहा है वो अपॉइंट हो रहा है, इलेक्ट नहीं हो रहा। बात को जरा समझे कि ऊपर जो भी डायरेक्टर था उसने कहा इलेक्टेड हुआ है, पर्सन इलेक्ट हुआ है, इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टर हुआ है, वो 3 साल तक रहेगा अनलेस कि ये 4 सर्कमस्टांसेस ना पैदा हो। अगर इन चारों में से कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई, चारों में से कोई एक डायरेक्टर है जिसके ऊपर सेक्शन नंबर 153 लग गया, तो इसका मतलब वो ऑफिस सीज, उसका ऑफिस सीज हो जाएगा। तो उसकी जगह किसको बिठाएंगे, उसकी जगह फिल कौन करेंगे? जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स बच गए हैं उनको कह दिया गया कि आप देखें कि कौन क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करता है, आप जो है इसकी कैजुअल वैकेंसी पे किसी बंदे को अपॉइंट कर लें एज अ डायरेक्टर। अपॉइंट करना है, इलेक्शन नहीं करवाना। तो जो बंदा उसकी जगह अपॉइंट होगा, उसके ऑफिस में अपॉइंट होगा, शैल बी फॉर रिमाइंडर पीरियड, वो रिमेनिंग पीरियड्स के लिए अपॉइंट होगा। एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी होगी और इन दैट केस लिस्टेड कंपनी के केस में अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई कैजुअल वैकेंसी है, शैल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर एज अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 90 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो लिस्टेड कंपनी में मजीद एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने वो वैकेंसी जो है फिल करनी है विद इन 90 डेज में, और करनी ही डायरेक्टर्स ने है। क्या डायरेक्टर्स जो बाकी बच जाएंगे उनको ये इख्तियार दिया गया। ये था सेक्शन नंबर 161 जिसने मजीद एक्सप्लेन किया कि टर्म्स ऑफ डायरेक्टर लाजमी नहीं कि 3 साल ही हो, 3 साल होती है अनलेस बिलो सर्कमस्टांसेस ना हैपन हो। अगर वो हैपन हो जाएंगे तो देयर आफ्टर जो बाकी बचने वाले डायरेक्टर्स हैं वो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपनी मर्जी से जो क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा वो डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर जो कि इलेक्ट होता है बाय द वे ऑफ इलेक्शन, उसको ये मना कर दिया गया कि आपने अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करना। जिस पर्पस के लिए आपको रखा है उस पर्पस के लिए सिर्फ आपको रखा है, आप अपनी जगह किसी और को अपने ऑफिस में नहीं बिठा सकते। आप अपनी जगह ये नहीं कह सकते कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में कोई और पर्सन आपका लीगल एडवाइजर या कोई और पर्सन आपकी जगह पे जाके अटेंड करेगा। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कभी भी अपना ऑफिस जो है वो असाइन नहीं करेंगे। A director of any company shall not assign his office to any other person, किसी पर्सन को ये अपना ऑफिस असाइन नहीं करेंगे। And any such appointment shall be void ab initio, फिर कंपनी एक्ट ने कह दिया कोई भी ऐसी अगर अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की तो वो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। द अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, अगर यही डायरेक्टर तमाम बोर्ड के मेंबरान की अप्रूवल से, उनकी इजाजत से एक अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर, एक अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ नॉट लेस देन 90 days शैल नॉट डीम टू बी एन असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर जो है अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। हाँ,
सेकंड प्रोविजन में बताया। हाँ, लेकिन अगर इस डायरेक्टर ने जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने अपना ऑफिस असाइन नहीं करना, अगर इसने पाकिस्तान से बाहर, इसकी मजबूरी है, पाकिस्तान से बाहर जाने लगा है और मैक्सिमम जो पीरियड है 90 डेज का है, 90 डेज के लिए अगर ये तमाम बोर्ड मेंबरान की मंजूरी से कोई अपनी जगह एक डायरेक्टर असाइन करके चला जाए, तो लॉ ने इजाजत दी कि इन दैट के सिर्फ कि अगर आपने पाकिस्तान में एब्सेंट, पाकिस्तान में आप मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से आपकी एब्सेंस है, तो आप क्या करें, अपनी जगह तमाम बोर्ड की मंजूरी से, तमाम बोर्ड के मेंबर्स की मंजूरी से आप किसी एक पर्सन को अपना नॉमिनी करार दे दें, और उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। और इसका अरसा मैक्सिमम 90 डेज तक हो सकता है कि आपकी जगह वो 90 डेज काम करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। लेकिन मसला ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा। इस प्रोविजन को रिलैक्स किया गया, जो ऊपर वाली प्रोविजन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। हाँ, अगर बाकी सारे डायरेक्टर्स राजी हैं, अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की अप्रूवल हो अगर उसके पास, of an alternative or substitute director, appointment by a director of an alternate or substitute director to act for him during his absence from Pakistan of not less than 90 days shall not deem to be an assignment of the office. असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस को बताया गया कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं गिनी जाएगी अगर तमाम मेंबरान की मंजूरी हो, और असाइनमेंट आप जो है 90 डेज के लिए अगर वो एब्सेंट है पाकिस्तान से, तो इन दैट केस असाइनमेंट जो है नहीं गिनी जाएगी। आप अपनी जगह पे किसी और पर्सन को ऑफिस होल्ड करने की परमिशन दे सकते हैं। फिर अल्टरनेट डायरेक्टर क्या करेगा, शेल इप्सो फैक्टो vacate the office if and when the director appointing him returns to the Pakistan। देखिए, इप्सो फैक्टो एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है बाय दैट फैक्ट, कि पाकिस्तान में ओरिजिनल डायरेक्टर्स का आना ही ये फैक्ट है, उसके आने से ही ये फैक्ट क्रिएट हुआ है कि जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो इसी फैक्ट के ऊपर अपना ऑफिस जो है विकेट कर देगा। alternate director appointed shall ipso facto vacate office if and when the director appointing him returns to the Pakistan। restriction on remuneration remuneration of a director for performing extra services including the holding of office of chairman shall be determined by the board or company in general meeting as the case may be in accordance with the provision of the company's article। कहता है जी, रेम्यूनरेशन जो है ना डायरेक्टर्स की, जो वो एक्स्ट्रा सर्विसेज परफॉर्म करेंगे जिसमें शामिल है कि वो बाज़ दफ़ा कंपनी के चेयरमैन की सीट भी उसकी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, शैल बी डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड, वो बोर्ड मुकर्रर करेगा या कंपनी जो है वो मुकर्रर करेगी इन जनरल मीटिंग में एज द केस में बी। और ये जो भी मुकर्रर करेंगे ये कंपनी के असूल के मुताबिक, कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक रेम्यूनरेशन जो है उसको मुकर्रर करेंगे। रेम्यूनरेशन के ऊपर मजीद हमने पढ़ना है लिस्टेड कंपनीज का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि लिस्टेड कंपनीज में रेम्यूनरेशन कैसे तय की जाती है। आम कंपनीज के लिए उन्होंने सबको बता दिया कि डायरेक्टर जो भी सर्विसेज परफॉर्म करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग जो है वो उनकी रेम्यूनरेशन तय करेगी। हाँ, रेम्यूनरेशन अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकेंगे, जो पहले से पॉलिसी बना दी गई है उसी के मुताबिक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेट किया जाएगा। The remuneration to be paid to any director for attending the meeting of the board or committee of directors shall not exceed the scale approved by the company। जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी डायरेक्टर को फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग ऐसी मीटिंग जिसमें तमाम डायरेक्टर्स आएंगे,
कमेटी मीटिंग बाज दफ़ा क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी कमेटीज बन जाती हैं, और इस पॉइंट को भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कि कितनी टाइप्स की डायरेक्टर की आगे सब डिवीजन होती है कि वो कमेटीज बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज ऑडिट कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स, कि अगर ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स हैं तो तमाम के तमाम बोर्ड उठ के नहीं आ जाएगा, जो उन बोर्ड में से मजीद फर्दर सेग्रीगेशन हुई है कि ऑडिट के ऊपर किन के डिसीजन लेने हैं, तो ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स आएगी। फाइनेंस कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो कि फाइनेंशियल मैटर से डिसीजन लेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आगे फर्दर कमेटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि इनका तो काम है ना डिसीजन मेकिंग करना, तो क्या एक डिसीजन के ऊपर सारे ही डायरेक्टर उठ के आ जाएंगे? तो उसको रिलैक्स करने के लिए कमेटीज ऑफ डायरेक्टर भी बनाई जा सकती है। तो इन दैट केस उन्होंने कहा कि रेम्यूनरेशन जो होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो वो अटेंड कर रहे हैं बोर्ड की मीटिंग को या कमेटी ऑफ द मीटिंग को, वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगी जो स्केल अप्रूव कर देगी कंपनी, यानी कि जनरल मीटिंग। और जो भी स्केल होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक जो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना उनको टाइप करके लाजमी रखें और टाइप करके मुझे सेंड करें। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है कि ये वाला फैक्ट जो है, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट ऑफ के अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट जो डायरेक्टर है इप्सो फैक्टो का, हमने आगे भी वर्ड पढ़ना है। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है कि इस फैक्ट के ऊपर कि रीजन क्या है ये काम करने की। उसने कहा कि अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड, अल्टरनेट डायरेक्टर जो कि तुम अपॉइंट करेंगे वो किस रीजन के ऊपर ऑफिस वेकेट करेगा जब तुम पाकिस्तान आओगे। ये खुद ब खुद एक सेंस बनती है, कहता है कि ये फैक्ट काफी है। इप्सो फैक्टो का मतलब कि ये वाला जो काम है ना तुम्हारा पाकिस्तान में आना, ये काफी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो अपना ऑफिस जो है विकेट कर दे, ना कि डायरेक्टर वापस पाकिस्तान आए और उसको दोबारा से एप्लीकेशन लिखे कि बराए मेहरबानी मेरा ऑफिस छोड़ दें। तो लॉ ने कहा जो अल्टरनेट डायरेक्टर तुमने अपॉइंट किया था ना, वो इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट ऑफ कि तुम पाकिस्तान वापस आ गए हो, विकेट द ऑफिस, कि वो उसी वक्त विकेट कर देगा, इसी फैक्ट की बुनियाद के ऊपर ही अपना ऑफिस विकेट कर देगा जब ये ओरिजिनल डायरेक्टर मुल्क में वापस आएगा। ठीक है, अल्टरनेट वाला जो पॉइंट है ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सेक्शन नंबर 174। दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। कंपनी लॉ ने मना कर दिया किसी भी डायरेक्टर को कि अगर आप किसी इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब है आप ही डिसीजन मेकिंग करेंगे जिस पर्पज़ के लिए आप इलेक्ट हुए हैं। आप अपनी जगह किसी और पर्सन को, अपनी जगह किसी और पर्सन को अपना ऑफिस जो है असाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने असाइन किया तो इसको बोला जाएगा कि आपने वाइड एबिनिशियो जो है वो एग्रीमेंट किया, कि वो पहले से ही वाइड था। लेकिन रिलैक्स किया इस प्रोविजन को, कहा कि अगर असाइनमेंट हो ना, अगर असाइनमेंट हो तमाम बोर्ड की इजाज़त से, और वो असाइनमेंट हो, और वो असाइनमेंट हो 90 दिनों की, क्योंकि मजबूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, सॉरी, अगर असाइनमेंट हो विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड, और जो डायरेक्टर असाइन करने जा रहा है, वो जो डायरेक्टर असाइन अपना ऑफिस करने जा रहा है उसकी मजबूरी है वो पाकिस्तान में नॉट लेस देन 90 डेज उसकी एब्सेंस है। तो इन दैट केस जो है वो किसी को अपनी जगह अपॉइंट कर सकता है। किसी ऐसे ही बंदे को बच्चों अपॉइंट करना है जिसके ऊपर 153 का सेक्शन लागू ना होता हो। 153 में आपने डिटेल में पढ़ा है कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता। अपॉइंटमेंट भी करनी है ना, तो सबसे पहले उस डायरेक्टर ने जिसने अपना ऑफिस अपॉइंट करना है ना, तो देखना है 153 सेक्शन अप्लाई तो नहीं हो रहा। अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो इन दैट केस
पर्सन को अपॉइंट कर सकता है अगर वो पाकिस्तान में गैर हाजिर है 90 डेज से बियॉन्ड। तो ये जो पर्सन अपॉइंट हुआ है इसकी जगह कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा? उसने कहा जब तक ये वापस नहीं आ जाता, और इसका वापस आना ही इस बात का फैक्ट है, ऑटोमेटिकली ये फैक्ट है कि जो अल्टरनेट डायरेक्टर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर, जो अपनी जगह वो डायरेक्टर दे के गया कि यार मेरी जगह डिसीजन मेकिंग ये करेगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से एब्सेंट हूं। जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो उसी वक्त ऑफिस को विकेट कर देगा बाय द फैक्ट ऑफ कि जब वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा। ठीक है, चलें बाद में जो है जो पीछे से एक्सप्लेन करेंगे। वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अगर ये वाले सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बच्चों, फिर अगेन दोबारा बताऊंगा कि ये फैक्ट ही इसी बात का सबूत होंगे कि वो अपना ऑफिस सीज कर दे, अपना ऑफिस छोड़ दे। ठीक है, कोई रिटर्न एप्लीकेशन या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट ही इसी बात का सबूत है कि वो अपना ऑफिस जो है सीज कर दे। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना इप्सो फैक्टो, कि जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड द ऑफिस, वो उसी वक्त वो इसी फैक्ट के ऊपर अपना ऑफिस जो है सीज कर देगा जब ओरिजिनल डायरेक्टर जो है पाकिस्तान में वापस आएगा। ठीक है, तो विकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, एक डायरेक्टर अपना ऑफिस जो है वो विकेट कर देगा, खाली कर देगा फौरन। डायरेक्टर A director shall ipso facto cease to hold the office if, उसने कहा डायरेक्टर्स जो हैं, एक डायरेक्टर या तमाम डायरेक्टर, shall ipso facto cease to hold office if, अगर क्या हो जाए, he becomes ineligible to be appointed as director on any one or more of the grounds enumerated in section number 153। लग गई समझ? उसने कहा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तब सेक्शन नंबर 153 लागू नहीं था, लेकिन अगर सेक्शन नंबर 153 कभी भी लागू हुआ तो कहता है यही फैक्ट काफी है कि वो अपना ऑफिस छोड़ दे। He absents himself from 3 consecutive meetings of the board without seeking leave of absence। उसने बोर्ड से लीव ऑफ एब्सेंस जो है वो नहीं ली, लेकिन फिर भी वो 3 कंसेक्यूटिव जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें वो एब्सेंट रहा है। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट हो गया कि अगर उसकी लीव नहीं आई और वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में एब्सेंट रहा है ना, तो ये फैक्ट काफी है कि वो अपना ऑफिस छोड़ दे। उसके बाद ही आर एनी फर्म, वो या कोई ऐसी फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, क्या करें? he or any firm of which he is a partner, डायरेक्टर खुद या उसकी फर्म जिसमें वो पार्टनर है वो, या प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, विदाउट सैंक्शन ऑफ कंपनी, विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग, विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग एक्सेप्ट आर होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कंपनी। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स जो है ना खुद या ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है वो फर्म, या कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, वो क्या करे? मीटिंग से इजाजतनामा लिए बगैर कंपनी में कोई ऑफिस होल्ड करे, कंपनी में कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस होल्ड करे, कंपनी में कोई जनरल मैनेजर की पोजीशन होल्ड करे विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपनी, तो ये वाला डायरेक्टर इप्सो फैक्टो जो है ऑफिस सीज कर देगा, अपना ऑफिस को छोड़ देगा। दोबारा बात समझें, डायरेक्टर खुद या ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, कंपनी ने
ये इस डायरेक्टर ने कंपनी से अप्रूवल ली ही नहीं, कंपनी से अप्रूवल ली ही नहीं, और जनरल मैनेजर जो है अपॉइंट कर दिया अपना ही कोई पार्टनर। ठीक है, कोई ऑफिस जो है वो विदहेल्ड कर लिया कंपनी में, तो इन दैट केस जो है ये डायरेक्टर सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा, किसी से इजाजतनामा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो कहता है कि ऑफिस आपने हेल्ड किया है इस डायरेक्टर ने चीफ एग्जीक्यूटिव का या लीगल एडवाइजर का या टेक्निकल एडवाइजर का, तो इन दैट केस बचत हो जाएगी। दोबारा इस सी पॉइंट को मैं पढ़ूंगा। सी पॉइंट में बच्चों बताया गया, हम पढ़ रहे हैं कि ऑफिस ऑफ वोकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर जो है इन फैक्ट्स के ऊपर अपना ऑफिस लीव कर देगा जब भी ये फैक्ट होंगे। पहला फैक्ट है कि सेक्शन नंबर 153 में से कोई भी 153 में से कोई भी प्रोविजन आप पे अप्लाई हो रही है, ऑफिस विकेट हो जाएगा। दूसरा फैक्ट है कि विदाउट एनी लीव आप 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ बोर्ड से एब्सेंट हैं, तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर उन्होंने कहा विकेट हो जाएगा, आप जगह छोड़ देंगे। और तीसरा केस जो समझने वाला है, उसने कहा खुद डायरेक्टर खुद या वो फर्म जिसमें वो पार्टनर है वो फर्म या वो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, वो कंपनी में आके कोई ऐसी पोजीशन हेल्ड करें जो कि प्रॉफिट वाली है और कंपनी से पूछे बगैर ये काम हो, तो कहा डायरेक्टर अपनी जगह से चला जाएगा। हाँ, अदर देन ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस है या लीगल एडवाइजर का ऑफिस है या टेक्निकल एडवाइजर का ऑफिस है, इनके ऊपर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही डिसीजन मेकिंग होती है। और आखिरी पॉइंट कि अगर डायरेक्टर्स जो है एक्सेप्ट अ लोन और गारंटी फ्रॉम द कंपनी इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन नंबर 182, अगर डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लिया और लोन ऐसा लिया जो कि इन कंट्रावेंशन है सेक्शन नंबर 182, तो ऐसा डायरेक्टर भी ऑफिस जो है विकेट कर देगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई उसको टाइप करें और पूछ लें। वोकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। Validity of acts of director. The act of a person acting as director as valid even if it is afterwards discovered that there was a defect in his appointment or he was disqualified from holding office or he had ceased to hold such office. इस प्रोविजन ने प्रोटेक्शन फराहम की गई है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई कंट्रैक्ट करते हैं या कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं और ये फैक्ट सामने नहीं आता, ये फैक्ट किसी वजह से सामने नहीं आता कि वो अपॉइंटमेंट के काबिल ही नहीं, या उसके ऊपर 153 अप्लाई हो रहा है अभी किसी को पता नहीं, या वो डिसक्वालीफाइड है, लेकिन फिर भी वो अपना ऑफिस जो है होल्ड करता है और एज अ डायरेक्टर काम करता है। ठीक है, सजा तो अलग की बात है, सजा के लिए सेक्शन हमने पहले पढ़ लिया था कि इन एलिजिबिलिटी जो है अगर आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, अगर आप फिर भी ऑफिस विद हेल्ड करते हैं तो उसके ऊपर सजा होती है, वो हमने पहले चैप्टर में पढ़, जब ये सेक्शन स्टार्ट किए थे तब पढ़ लिया था। तो कहता है कि अगर आपको पता ही नहीं और इंफॉर्मेशन है ही नहीं किसी को, लेकिन फिर भी पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाइड पर्सन या ऐसा पर्सन जिसकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है या जिसने सीज टू होल्ड ऑफिस लगा हुआ है, वो एज अ डायरेक्टर परफॉर्म करता है, तो इन्होंने कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो करके जाएगा ना वो वैलिड होंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग करके जाएगा वो वैलिड होंगे, वो इस डिफेक्ट के ऊपर खत्म नहीं हो जाएंगी कि डायरेक्टर तो इनवैलिड था परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वो रहेगी। एक्ट्स ऑफ पर्सन एक्टिंग एज डायरेक्टर एज वैलिड, वो कहता है वो ऐसे ही वैलिड रहेंगे इवन इफ बाद में आपको पता चले कि वो डायरेक्टर जो था उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, वो डिस्क्वालीफाइड था या सीज टू होल्ड ऑफिस था, जो इसके एक्ट्स होंगे वो वैलिड ही होंगे, प्रोवाइडेड दैट एज सुन एनी डिफेक्ट हैज कम टू द नोटिस, जैसे ही कोई डिफेक्ट नोटिस में आएगा, डायरेक्टर शैल नॉट एक्साइज द राइट ऑफ हिज ऑफिस till the defect has been removed. Removal of director.
बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और शायद ही किसी बुक में किसी अच्छी तरह बयान किया हो, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए बच्चों, मैंने आपको याद करवाया था कि बच्चों यहीं पे याद कर लो, जब हमने सेक्शन नंबर 159 पढ़ा था। 159 मैंने इतनी बार इस सेक्शन का नाम बोल दिया है कि अब तो हर बच्चों को जुबानी याद हो गया होगा कि 159 में क्या किस्सा मौजूद है। 159 में बच्चों इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर डिटेल में मौजूद है, और 159 पे ना मैंने कहा था यहाँ से दो डायरेक्टर्स की लाजमी टाइप्स याद कर लो, कि 159 से ना फिर दो डायरेक्टर को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, वो वाला सेक्शन पढ़ के। अनअपोज्ड डायरेक्टर्स, ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने, जैसे वैकेंसी आई डायरेक्टर्स की, नोटिस आया सेक्रेटरी की तरफ से हमने 60 डायरेक्टर रखने हैं, और कंसेंट भी कितने डायरेक्टर की गई, 7 ही डायरेक्टर की चली गई। तो ऐसे डायरेक्टर्स जो होंगे इनको गिना जाएगा अनअपोज्ड डायरेक्टर्स। एक जनरल मीटिंग होगी, अनाउंस हो जाएगा विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी इलेक्शन ये पर्सन जो है अनाउंस हो गए। लेट्स सपोज, 7 का वर्ड मैंने बोला ना, लेट्स सपोज हमने 7 डायरेक्टर रखने थे। बात को जरा समझना है, रिमूवल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, नहीं तो इसके अलावा रिमूवल समझ नहीं आना मैंने क्या पढ़ा। आपको ये टाइप्स का पता होना चाहिए, फिर आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का भी समझ आ जाएगा कि एक डायरेक्टर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। क्या वो स्पेशल रेजोल्यूशन से रिमूव होगा, क्या वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिमूव होगा, उस रेजोल्यूशन के लिए कैसी वोटिंग चाहिए। जैसे हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर पे एक खास किस्म की वोटिंग पड़ी थी ना, तो बच्चों याद रखो रिमूवल के ऊपर भी एक खास किस्म की वोटिंग है। उस वोटिंग को जानने के लिए हमें ये वाली टाइप्स का पता होना चाहिए। अनअपोज्ड डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जिसको इलेक्शन फेस करना ही नहीं पड़ा। 60 डायरेक्टर की वैकेंसी थी, 7 डायरेक्टर की वैकेंसी थी, तो 7 नंबर ने ही अपनी विलिंगनेस शो की, और 7 नंबर डिक्लेयर हो गए। मीटिंग हुई, इलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि 7 नंबर चाहिए थे। सेक्रेटरी और चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया कि हमें 7 डायरेक्टर चाहिए थे, और ये 7 की विलिंगनेस आई है। तो इसका मतलब मीटिंग के अख्ताम पे ये मुबारक हो, ये 7 डायरेक्टर जो है ना ये इलेक्ट हो चुके हैं। बच्चों ऐसे डायरेक्टर को हम बोलते हैं अनअपोज्ड डायरेक्टर्स, ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने इलेक्शन फेस नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा ऐसे डायरेक्टर्स जो कि इलेक्शन फेस करते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स जो कि इलेक्शन फेस करते हैं, जैसे हमने 7 डायरेक्टर्स रखने थे, याद रखना, जैसे हमने 7 डायरेक्टर्स रखने थे, लेकिन जो विलिंगनेस है वो 7 से ज्यादा आ गई, 8 की आ गई, 9 की आ गई, 10 की आ गई, सो ऑन, ज्यादा की आ गई। तो ऐसे डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन फिर करवाया जाता है उसी प्रोसीजर के तहत जो कि सेक्शन नंबर 159 ने बताया है। तो इलेक्शन होगा, फिर उसमें हमने पढ़ा था, इस इलेक्शन में ना, इस इलेक्शन में डायरेक्टर को अनाउंस किया जाता है। फर्स्ट वन कि किसके सबसे ज्यादा नंबर हैं उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, मिस्टर ए। इसी तरह सेकंड नंबर, 7 रखने हैं ना, मिस्टर बी, नाम अनाउंस कर दिया जाएगा कि पहले से कम वोट किसको पड़े हैं, बी को पड़े हैं, ये भी अनाउंस हो गया, ये भी डायरेक्टर बन गया। नंबर 3 पे उससे कम वोट पड़े हैं मिस्टर सी को। नंबर 4 पे सी से कम वोट पड़े हैं मिस्टर डी को। इसके बाद नंबर 5 पे ई, इसी सीक्वेंस में एफ, और अनटिल आपके नंबर पूरे ना हो जाए। ठीक है, यही सीक्वेंस हमने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 159 में। सेक्शन नंबर 159 ने डायरेक्टर की 2 एग्जाम बच्चों तुम्हें समझाई थी। ऐसे डायरेक्टर्स के 7 की वैकेंसी थी, विलिंगनेस भी 7 लोगों की आई, मीटिंग के अख्ताम पे अप्रूव हो गए, इलेक्ट हो गए।
और ऐसे डायरेक्टर को कह दिया गया अनअपोज्ड, और बाकी के जिनके लिए इलेक्शन करवाया गया वो इलेक्टेड होते हैं, उनको अपोज्ड बोला जाता है। तो इनका तरीकेकार क्या था कि हमने इनको वोटिंग देनी है, और वोटिंग का डिटेल तरीकाकार कहाँ था? वोटिंग का डिटेल तरीकाकार सेक्शन नंबर 159 में मौजूद है कि जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर तुमने अपॉइंट करने हैं, 7 अपॉइंट करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स है। लेट्स सपोज एक और चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए को मिले हैं 1,00,000 वोट, ये डायरेक्टर डिक्लेयर हो गया। बी को मिले हैं 90,000 वोट, सी को मिले हैं 85,000, डी को मिले हैं 80,000, ई को मिले हैं 79,000, एफ को मिले हैं 75,000, और जी को कितने वोट मिले हैं? जी को मिले हैं 72,000। फिर ये डायरेक्टर्स जो हैं ये इलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं रिमूवल समझाऊंगा बच्चों तुम्हें, ये समझ आ गई ना कहानी कि सेक्शन नंबर 159 ने बताया था, सेक्शन नंबर 159 ने बताया था कि डायरेक्टर की यार 2 एग्जाम होती हैं, अगर इलेक्शन ना हो तो अनअपोज डायरेक्टर, और अगर अगर इलेक्शन हो जाए 159 ने बताया था तो ऐसे डायरेक्टर्स जो कि इलेक्ट होने हैं। फिर उसका सीक्वेंस ये था, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े वो, फिर इसी तरह जब तक के तुम्हारे नंबर ना पूरे हो जाए। अब नंबर पूरे हो चुके। अब जो शेयर होल्डर हैं, मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर के पास सुप्रीम पावर होती है। डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके, कल को जब ये डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके, एक कंपनी के जो हेड ऑफिस है, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है, वहां एक नोटिस रिसीव होता है शेयर होल्डर की तरफ से। वो कहते हैं कि हम किसी खास डायरेक्टर के लिए ना तहरीक के अदम इदमात जो है वो चलाना चाहते हैं, हमें अब ये डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं जो कि हमने अपॉइंट किया था। जो डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया था, जो डायरेक्टर हमने जनरल मीटिंग में, ये 7 नंबर थे, इलेक्शन हुआ ही नहीं, 7 चाहिए थे, 7 ही आगे हैं, लेकिन अब हमें ये डायरेक्टर मंजूर नहीं है, हमें ये डायरेक्टर पसंद नहीं है, हम इसको चलो जी निकालते हैं। एक तहरीक चलाते हैं जिसका नाम है तहरीक अदम इतमाद की, कि हमें अब इस डायरेक्टर के ऊपर इतमाद नहीं, हमारा पैसा लगा हुआ है, डायरेक्टर क्यों बन के बैठ गया। तो इन दैट केस कहता है जी, खास वर्डिंग यूज हुई है। पूरा कंपनी एक्ट पढ़ेंगे ना बच्चों, पूरा कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, हर जगह ये होगा कि रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड। पूरे कंपनी एक्ट में जहां भी रेजोल्यूशन, कोई भी किसी भी रेजोल्यूशन का नेम है ना, उसके साथ लिखा हुआ है रेजोल्यूशन शैल डीम टू बी पास, कि अगर इतनी वोटिंग हो गई तो रेजोल्यूशन का मतलब होगा पास। ये एक खास सेक्शन है, सिर्फ पूरे कंपनी एक्ट में ये एक खास सेक्शन है जिसमें उल्टे अल्फाज लिखे हुए हैं कि रेजोल्यूशन शैल नॉट बी पास्ड, रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। जैसे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में एक रेजोल्यूशन आ गई, लेट्स सपोज फर्स्ट वन, ये वाला केस, फर्स्ट वन ये वाला केस, इसमें भी 7 लोग मौजूद हैं, इसमें भी 7 लोग मौजूद हैं, मिस्टर ए से लेकर मिस्टर जी तक। फर्स्ट वन केस, जी तक लोग मौजूद हैं, इनमें से मिस्टर सी के लिए रेजोल्यूशन आ गई कि इस डायरेक्टर को तो निकालो ना यहाँ से, पैसे हमारे लगे हुए हैं, ये क्यों डायरेक्टर बन गया है, चलो अनअपोज हुआ है ना, इसको निकालो। इसके लिए रेजोल्यूशन आ गई। तो लॉ की वर्डिंग क्या है, अब मैं पढ़ूंगा फिर मैं समझाऊंगा। उसने कहा कंपनी में बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग रिमूव अ डायरेक्टर। कंपनी जो है जनरल मीटिंग में एक डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। रिमूव अ डायरेक्टर अपॉइंटेड, जो कि आपने अपॉइंट किया, या इलेक्टेड, जो कि इलेक्ट हुआ अंडर कंपनीज एक्ट 2017। और हमें पता है कि अपॉइंटमेंट और इलेक्शन जो है सेक्शन नंबर 159 में मौजूद है। फिर आगे कहता है रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिमूव करने की रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, शैल नॉट बी डीम टू हैव बीन पास्ड। सिर्फ ये एक सेक्शन है जिसमें ये उल्टे अल्फाज लिखे हैं, नहीं तो जितने भी सेक्शन पढ़ोगे ना जिसमें रेजोल्यूशन लिखा होगा उसके साथ लिखा होगा रेजोल्यूशन शैल बी पास। और मीटिंग का चैप्टर हमने सारा पढ़ लिया, उसमें कभी ऐसा वर्ड नहीं हमने पढ़ा कि रेजोल्यूशन शैल नॉट बी पास। ये एक खास सेक्शन है जिसमें बताया गया कि रेजोल्यूशन आई है मीटिंग के सामने कि फलां
जो डायरेक्टर सी है उसको रिमूव करना है। रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग डायरेक्टर शेल नॉट डीम टू हैव बीन पास्ड, ये पास नहीं होगी इफ द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट इट, रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट पड़ जाए। रेजोल्यूशन मीटिंग के सामने आई है, डायरेक्टर को रिमूव करना है, अब वोटिंग होने लगी है, उसने कहा रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी, रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकेगी अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ, अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ बंदे कितने खड़े हो जाए, अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ कितनी वोटिंग इकट्ठी हो जाए। अगर if the number of vote cast against it is equal to or exceed, उसने कहा, एक रिक्वेस्ट आई थी मीटिंग के सामने, एक रेजोल्यूशन आई थी कि फलां डायरेक्टर सी को रिमूव करना है। उसने कहा ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद पास नहीं होगी अगर इस करारदाद के खिलाफ कितनी वोटिंग इकट्ठी हो जाए। कहता है मैं आपको समझाता हूं कि अगर वो वाले डायरेक्टर्स हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वोट्स for the time being computed in the manner laid in down section number 159 divided by the number of directors for the time being। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर डायरेक्टर अनअपोज्ड है ना, ये देखो वर्ड नजर आया अनअपोज्ड का, ये देखो मैंने हाईलाइट किया, अगर डायरेक्टर अनअपोज्ड है ना, मसलन के वैकेंसी आई थी डायरेक्टर्स की, 7 नंबर की वैकेंसी थी, 7 लोगों ने अप्लाई किया तो डायरेक्टर बन गया, इसको बोलते हैं अनअपोज्ड डायरेक्टर। लॉ कहता है अगर तुम्हारे खिलाफ तहरीके अदम एतमाद चल गई है, एक रेजोल्यूशन आ गई है कि तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकालना है, तो लॉ कहता है ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी अगर तुम एवरेज नंबर ऑफ वोट आज ले लो। अगर अनअपोज डायरेक्टर है ना, तो उसको चाहिए कि इस रेजोल्यूशन के खिलाफ एवरेज वोटिंग ले ले तो बच जाएगा। मसलन 60 डायरेक्टर रखने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटेड इन सेक्शन नंबर 159। कहने का मतलब ये बच्चों, 60 डायरेक्टर रखने थे ना, 7 डायरेक्टर रखने थे, उसके बाद 159 ने कहा था जितने डायरेक्टर रखोगे ना उसको तुमने मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास मौजूद थे, लेट्स सपोज 1,20,000, ठीक है। तो टोटल वोटिंग पावर हमने कितनी बनाई थी इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए हमने वोटिंग पावर बनाई थी कि वोट कैसे गिनने हैं, एक मेंबर के पास उतने वोट होते हैं जितने उसके पास शेयर्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं। तो टोटल वोटिंग पावर निकालने लगा हूं कंपनी की। लेट्स सपोज पूरी कंपनी के पास 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सेक्शन नंबर 159 वाला लेक्चर लाजमी सुनना, उसमें कैलकुलेशन बताई है शेयर्स की। नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं, मल्टीप्लाई कर दो जितने डायरेक्टर तुम्हें चाहिए, तो ये टोटल वोटिंग पावर आ जाती है 1,20,000 ज़रब 7, तो ये 8,40,000 की वोटिंग पावर है। अगर अनअपोज डायरेक्टर को निकालना है ना, तो लॉ ने कहा कि ये करारदाद पास नहीं होगी अगर वो एवरेज नंबर ऑफ वोट्स इस करारदाद के खिलाफ में ले गया। अब मैं इसको पढ़ूंगा। रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी हैव पास्ड इफ द नंबर ऑफ वोट्स, अगर वो लोग इस रेजोल्यूशन के खिलाफ खड़े हो जाएं, इतने नंबर ऑफ वोट्स इस रेजोल्यूशन के खिलाफ कम अज कम मिल जाएं, एटलीस्ट मिल जाएं। अगर डायरेक्टर जो है अनअपोज्ड है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन नंबर 159/5। कहता है जी पहले तो तुम टोटल नंबर ऑफ वोट के ऊपर जाओ, जैसे मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया ना 1,20,000 से, कि पहले तो कहता है जी तुम टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है कंप्यूट करो कि अच्छा अगर आज इलेक्शन होता ना तो कितने वोट बनते थे। हमने निकाल लिया 8,40,000 वोट बनते थे। कहता फिर डिवाइड कर दो उसको, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग।
डिवाइड कर दो उसको जितने अब डायरेक्टर हैं। हम क्या बोलेंगे, बच्चों अब तो लेके दिखाओ ना वोट अपने हक में, एवरेज वोट ही ले लो तो बच जाओगे। बात की समझ आई? अनअपोज डायरेक्टर है ना, इलेक्शन नहीं हुआ था, तो लॉ कहता है अच्छा अगर तुम्हारा इलेक्शन नहीं ना हुआ, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आगे हो, लेकिन अब तहरीक अदम इतमाद आ गई है तुम्हारे खिलाफ, तो इस तहरीक के इंगेस्ट तुम्हें कितने नंबर चाहिए? कहता है सबसे पहले वो वोट कैलकुलेट करो जो कि सेक्शन नंबर 159 में मौजूद हैं, कि कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने थे, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। फिर कहता है डिवाइड कर दो जितने डायरेक्टर इस टाइम मौजूद हैं, तो 7 ही डायरेक्टर मौजूद होंगे ना, तो एवरेज वोट उसको चाहिए कि अगर एवरेज वोट इसके हक में आ गए ना तो ये डायरेक्टर बच जाएगा। ठीक है, ये कहानी थी अनअपोज्ड डायरेक्टर्स की। अगर ये समझ नहीं आया तो मैसेज करो। ये काफी इम्पोर्टेंट जो है ना ये प्रोविजन है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पूरे कंपनी एक्ट में उल्टे अल्फाज नहीं लिखे हुए, लेकिन इस रेजोल्यूशन के खिलाफ उल्टे अल्फाज हैं कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। अगर इसके खिलाफ वोटिंग, अगर डायरेक्टर अनअपोज्ड है ना, उसके पास एवरेज वोटिंग, सादा अल्फाज का मतलब है एवरेज जब वोटिंग इकट्ठी हो जाए, टोटल वोट थे 8,40,000, तकसीम कर दो जितने डायरेक्टर मौजूद हैं, इसका मतलब इसको एवरेज वोटिंग इसके हक में आ गई ना कि नहीं हमें ये डायरेक्टर मंजूर है, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। हाँ, अगर डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ हो देन, अगर लेट्स सपोज डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ था ऐसे, अगर डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ था सेक्शन नंबर 159 से और ऐसे बंदे डिक्लेयर हो गए थे, अब रेजोल्यूशन आ गई है सी को हम नहीं मंजूर करते, सी को निकालो, हमें इसके ऊपर यकीन नहीं, मीटिंग में रेजोल्यूशन आ गई, तो सी को बोला जाएगा कि सी तुम बच जाओगे अगर अपने हक में कम अज कम इतने वोट ले लो जितने मिनिमम पड़े थे जी को। रेजोल्यूशन आई ऐसे डायरेक्टर के लिए जो कि इलेक्टेड हुआ है, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चल पड़ी कि ये डायरेक्टर हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करो। जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पड़ी गई कि डायरेक्टर जिसका इलेक्शन हुआ था सेक्शन नंबर 159 में, डिटेल में पढ़ा था हमने, इस डायरेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं, और ये डायरेक्टर है सी। जब ये इलेक्ट हुआ था इसको 85,000 वोट्स पड़े थे, लेकिन आज तहरीक चली है कि इसको निकाल दो, रेजोल्यूशन आई है इसको निकाल दो। लॉ ने कहा ये रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी अगर इस रेजोल्यूशन के खिलाफ सी मिनिमम वोट जो पड़े थे जी को इतने अचीव कर ले। ठीक है, ये वर्डिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पे अब। द मिनिमम नंबर ऑफ वोट दैट वाज कास्ट, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, कम अज कम उतने वोट ले जाए इस करारदाद के खिलाफ, दैट वर कास्ट जो के कास्ट हुए थे, फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एट द इमीडिएटली प्रोसीडिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। कहता है मिनिमम उतने वोट ले जाए अपने हक में जो कि इलेक्शन में पड़े थे, जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा एक इलेक्शन हुआ है उसमें इसको पड़े, किसी को पड़े थे। If the resolution relates to the removal of elected director in the manner provided in the section number 159, तो बच्चों ये रिमूवल जो है मैंने बड़ा मेहनत से आपको समझाया है, काइंडली ज़रा मैसेज करो ये समझ आया कि नहीं। अच्छा, अब ज़रा मैं मैसेज पढ़ूँ कि रिमूवल किसको समझ नहीं आया, उसके लिए दोबारा से मैं वहाँ पे शुरू हो जाऊँ। आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है सर, क्या ये सिर्फ अनअपोज डायरेक्टर के लिए है? नहीं, दोनों के लिए। रिमूवल यार क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आवाज़ भी ठीक है। रिमूवल वाला रिपीट करता हूँ, अब दोबारा से मैं रिमूवल रिपीट करूँगा, गौर से सुनना है तो छोटा सा सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन है, सिर्फ 2 लोगों के ऊपर है, ऐसे डायरेक्टर जिनके लिए इलेक्शन नहीं करवाया गया था और ऐसे डायरेक्टर जिनके लिए इलेक्शन हुआ था।
जल्दी से बात को बता के कंक्लूड हो गया सेक्शन नंबर 163, लेकिन इसके पीछे डिटेल वर्किंग है। उन्होंने बताया रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में, डायरेक्टर तुमने सेक्शन नंबर 15 में दो तरह के पढ़े हैं। ऐसे डायरेक्टर जो अनअपोज डायरेक्टर होते हैं, अब मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में ये सेक्शन समझाऊंगा। ऐसे डायरेक्टर जो कि बिल्कुल अनअपोज्ड होते हैं, 7 की वैकेंसी अनाउंस हुई थी और 7 की विलिंगनेस आ गई और 7 ही डिक्लेयर हो गए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे डायरेक्टर, इनमें से किसी के खिलाफ, इनमें से किसी डायरेक्टर के खिलाफ या सभी डायरेक्टर के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आ जाती है कि इनको रिमूव करो, तो कहता है हर वो डायरेक्टर बच जाएगा जो कम अज कम इतने वोट इस करारदाद के खिलाफ ले ले जो कि एवरेज वोटिंग है। एवरेज वोटिंग का मतलब नंबर ऑफ वोट्स, जैसे सेक्शन नंबर 159 ने बताए, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो एवरेज निकल आती है। अगर एक डायरेक्टर कम अज कम एवरेज वोट अटेन कर लेगा ना इस करारदाद के खिलाफ कि सी को रिमूव करो, सी को रिमूव करो, सी को रिमूव कर दिया जाएगा अगर अगर उसके पास एवरेज वोटिंग ना हुई। सी को रिमूव कर दिया जाएगा अगर उसके पास एवरेज वोटिंग हमने निकाली है। इसी केस में ये देखो 1,20,000 की एवरेज वोटिंग निकलती है। एवरेज वोट लेने हैं अनअपोज डायरेक्टर ने इस करारदाद के खिलाफ। करारदाद आई थी सी को रिमूव करो। जब ये करारदाद मीटिंग के सामने पेश की गई तो इस करारदाद के खिलाफ कितने वोट पड़े? इस करारदाद के हक में बहुत ज्यादा वोट पड़ गए, इस करारदाद के खिलाफ वोट पड़े 1,10,000, तो सी रिमूव हो जाएगा क्योंकि सी ने एवरेज वोटिंग भी नहीं ली। हाँ, अगर इस करारदाद के खिलाफ एवरेज वोट ही पड़ जाएं, मीटिंग में कम अज कम कहता जी तुम्हारे हक में इतनी वोटिंग वाले बंदे खड़े हो जाएं जो कि एवरेज वोटिंग बनती है 1,20,000 या इससे ज्यादा, तो सी बच जाएगा। कहने का मतलब ये था कि अनअपोज डायरेक्टर, उसके खिलाफ अगर करारदाद आ जाए कि भाई तुम्हें रिमूव करना है, तो ऐसे डायरेक्टर के लिए लाजमी है कि नंबर ऑफ वोट्स कंप्यूट किए जाए जैसा कि गाइडलाइन प्रोवाइड की सेक्शन नंबर 159 ने। फिर उन वोट्स की एवरेज बनाओ कि ऑन द एवरेज कम अज कम तुम्हें इस करारदाद के खिलाफ कितने वोट चाहिए। अगर ये वोटिंग अचीव हो जाती है, एवरेज वोटिंग अचीव हो जाती है, तो डायरेक्टर जो है वो रिमूव नहीं होगा, करारदाद फेल हो जाएगी। करारदाद शैल नॉट डीम टू हैव बीन पास, ये रेजोल्यूशन शैल नॉट डीम टू हैव बीन पास अगर एवरेज वोटिंग जो है सी अचीव कर ले, क्योंकि सी एक अनअपोज डायरेक्टर था। अब हम इसी बात को दूसरे एंगल से देखेंगे। अगर ये तमाम के तमाम डायरेक्टर्स, लेट्स सपोज सी को छोड़ो, अब ए को ही देखते हैं, लेट्स सपोज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ये सारे बंदे ऐसे अपॉइंट हो गए, इतने इतने नंबर ऑफ वोट्स लेके अपॉइंट हो गए। इलेक्शन के बाद एक तहरीक चल गई मिस्टर ए के खिलाफ, ए को रिमूव करो। तो ए को कंपनी एक्ट कहता है तुम बच जाओगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर तुम कितने वोट लोगे, ये ना बताओ कि तुम्हें इलेक्शन में 1,00,000 वोट मिला था। अब एक रेजोल्यूशन आई है ए को रिमूव करो, तो कंपनी एक्ट ने कहा यार मिस्टर ए तुम बच जाओगे अगर इस करारदाद के खिलाफ तुम मिनिमम उतने वोट ले लो जितने जी को उस टाइम पड़े थे जिस टाइम इलेक्शन हुआ था। तो इस करारदाद के खिलाफ अगर मिस्टर ए 72,000 जो के कास्ट हुए थे जब इलेक्शन हुआ था, मिनिमम नंबर वोट कास्ट हुए थे जी को, इतने इस करारदाद के खिलाफ अटेन कर लेता है ना, तो मिस्टर ए बच जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डायरेक्टर जो इलेक्टेड है, अगर उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आती है ना कि इसको रिमूव करना है, तो इलेक्शन की सूरत में उसने उस करारदाद के खिलाफ मिनिमम वोट अचीव करना होता है जो कि ताज़ा ताज़ा इलेक्शन में पड़े थे, जो कि प्रोसीडिंग इलेक्शन में पड़े थे। अब मैं अगर इसको पढ़ूंगा ना तो बहुत अच्छी समझ आएगी।
रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रेजोल्यूशन जो है डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, शैल नॉट डीम टू हैव बीन पास्ड, ये नहीं सोची जाएगी कि पास हुई है, अगर क्या हो, इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इंगेज्ड इट, अगर नंबर ऑफ वोट इस रेजोल्यूशन के खिलाफ इकट्ठे हो जाए, कितने, इज इक्वल टू आर एक्सीड, कम से कम इतने या ज्यादा, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। इन केस ऑफ अनअपोज डायरेक्टर्स, कहता है सबसे पहले कंप्यूट करो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितनी थी, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटेड इन द मैनर laid down in section number 159 cross 5 divided by the number of director for the time being, इसका मतलब एवरेज वोट, इस सारी लाइन का मतलब क्या निकलता है, एवरेज वोट। एवरेज वोट अगर रेजोल्यूशन किसके खिलाफ है, इफ द रेजोल्यूशन रिलेट्स टू द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड आर वेयर द डायरेक्टर वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, दो लोगों की बात हुई, एक ऐसा डायरेक्टर जो आप अपने बोर्ड में अपॉइंट कर लेते हैं उसको रिमूव करना है, या ऐसा डायरेक्टर जिसके लिए इलेक्शन ही नहीं हुआ था, इन दोनों को अगर रिमूव करवाना है ना, तो एवरेज इनको चाहिए कि कम से कम एवरेज वोटिंग अटेन कर लें इस रेजोल्यूशन के खिलाफ, ये बच जाएंगे, अदरवाइज ये रिमूव हो जाए। बी पॉइंट में मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, अगर एक डायरेक्टर इलेक्ट हुआ है तो उसे क्या चाहिए बच्चों, उसे चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। वो कौन से मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्ट, जो कि कास्ट हुए थे फॉर द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर पे, एट द इमीडिएट प्रोसीडिंग इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, जो कि ताज़ा ताज़ा अभी इलेक्शन हुआ है, इफ द रेजोल्यूशन रिलेट्स टू द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड इन द मैनर सेक्शन नंबर 159। तो ये मैंने डिटेल में आपको बताया कि रिमूवल क्या होती है। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा कि आप लोगों के क्या क्या कंसर्न है, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। जी रिमूवल वाला खालिद मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, अगर इसको अगेन रिपीट करवाना है तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने अभी इसको डिटेल में सादा ज़बान में भी बता दिया और बाय द वे ऑफ टेक्निक सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी बता दिया कि क्या कैसे रिमूवल होगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है खालिद, शुक्रिया, क्लियर हो गया रिमूवल। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वोट की कोई लिमिट भी है या लोएस्ट, लोएस्ट भी देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ वोट उसने बताए थे कि जो पिछले इलेक्शन में पड़े हैं। अब देखें, ये मैंने बताया कि ये सीक्वेंस बनाया कि इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के वक्त ये ऐसे जीत के आए हैं, ए को इतने पड़े, बी को इतने, सी को इतने, डी को इतने, ई को इतने, एफ को इतने, जी को इतने। तो मिनिमम वोट यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, 72,000, जितने कम से कम वोट जो लास्ट डायरेक्टर को पड़े थे ना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, मटेरियल यार, मटेरियल की रिक्वेस्ट आई है कि जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं और उन्होंने जो है लेक्चर सुन लिए हैं, उनके पास मटेरियल मिसिंग है। कोई आप में से ऐसा बंदा कि ग्रुप में दोबारा शेयर कर दे मटेरियल सारे का सारा, तो मेहरबानी होगी। सर जब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर करनी हो तो एवरेज वोटिंग करने के लिए क्या अगेन इलेक्शन करवा, नहीं रिजवान, एवरेज वोटिंग कंप्यूट कर ली जाएगी। एक करारदाद आई ना कि डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो एवरेज वोटिंग पहले से ही हम काउंट करके रख लेंगे। अच्छा, आज इस करारदाद के ऊपर फैसला हो जाएगा कि एवरेज वोट निकलते हैं इसके खिलाफ कि नहीं। अगर उस रेजोल्यूशन के खिलाफ, रेजोल्यूशन क्या थी, डायरेक्टर को रिमूव करो, इस रेजोल्यूशन के खिलाफ, इस रेजोल्यूशन का खिलाफ क्या है, डायरेक्टर को सस्टेन करो। ठीक है, रेजोल्यूशन आई डायरेक्टर को रिमूव करो, उस करारदाद के खिलाफ
कि डायरेक्टर को सस्टेन करो, तो सस्टेन कहता है जी तुम एवरेज कर लोगे तो बच जाओगे। ठीक है, मटेरियल जो है यार शेयर कर दें आप लोग। अच्छा, खालिद ने कहा कि सर आपने जो सीक्वेंस बनाया ना ये ABC का, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो यार देखो, समझाने की बात ये थी। अच्छा, खालिद के अल्फाज ये तो नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसने कहा सर ABC आपने नाम लिख दिए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले G का नाम अनाउंस हुआ, इसको ज़्यादा पढ़े, फिर B का नाम, फिर D का नाम, फिर C का नाम, फिर F का नाम, फिर A का नाम, और फिर कोई और है, X है। ठीक है, ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है भाई। इलेक्शन की सूरत में मिनिमम नंबर ऑफ वोट, अगर एक्स को निकालना है ना तो एक्स को ही पिछले इलेक्शन में मिनिमम पड़े थे, तो दोबारा मिनिमम ही चाहिए इसको सस्टेन करने के लिए इस करारदाद के खिलाफ। ठीक है, कहने का मतलब यार ये था। अच्छा, ये भी हो गया। एवरेज नंबर ऑफ वोट मैंने बता दिया। सेक्शन नंबर 159 में ना हम वोटिंग कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन नंबर 159 आपको पढ़ना पड़ेगा रिमूवल पढ़ने के लिए। सेक्शन नंबर 159 में वोटिंग कैलकुलेट करने का तरीकाकार है कि जब इलेक्शन हुआ था, देखो कितनी वोटिंग पावर थी सबके पास, वो सारी वोटिंग कैलकुलेट होगी डिवाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर मौजूद हैं, तो पता चल जाएगा ना कि एक डायरेक्टर को कितने वोट चाहिए अब बचने के लिए। ये अनअपोज के केस में है। लोकेशन में लोन वाला पॉइंट, लोन जो है ना, अभी इसके ऊपर सेक्शन नंबर 182 पढ़ना है हमने। तो लोन वाला पॉइंट अभी ये याद रखो कि अगर किसी डायरेक्टर ने इस सेक्शन की कंट्रावेंशन की ना 182 की, ये वाली 182 के 182 में है कि डायरेक्टर किसी तरीके से लोन ले सकता है। अगर उस तरीके को फॉलो ना किया गया, उस तरीके को फॉलो ना किया, सेक्शन नंबर 182 में तरीकाकार बताया है कि लोन कैसे लेना है कंपनी डायरेक्टर ने, अगर वो तरीकाकार ना अपनाया गया तो डायरेक्टर इप्सो फैक्टो, ये फैक्ट काफी है उसकी रिमूवल के लिए। ठीक है, तो वो तरीकाकार अभी हमने पढ़ना है निमरा, सेक्शन नंबर 182। उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि लोन मिलना भी है कि नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन के बगैर आते हैं तो उनकी कैसे एवरेज वोटिंग आएगी। आरिफ सलीम बता दिया यार, लॉ ने कहा कि टोटल वोटिंग पार लो, टोटल वोटिंग पार लो, उसके बाद उस वोटिंग पार को तकसीम कर दो जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं, तो एक डायरेक्टर की एवरेज निकल आएगी। लॉ कहता है कि चलो तुम्हारा इलेक्शन नहीं हुआ था, अब लेके दिखाओ इतने वोट कम से कम। तो वो अब कितने वोट लेगा, क्योंकि इलेक्शन तो हुआ नहीं था। इन दैट केस अगर इलेक्शन हुआ होता तो हमें पता है मिनिमम नंबर ऑफ वोट को देखना है। तो ये भी हो गया। डिफरेंस एक्सप्लेन कर दें कैजुअल वैकेंसी के 161 में। तो 161 में जाते हैं, 161 में 161 161 161। अच्छा, ये डिफरेंस ये है कि यार दूसरी कंपनी के लिए टाइम लिमिट नहीं बताई गई यहाँ पे। दूसरी कंपनीज के लिए वो टाइम लिमिट फॉलो की जाएगी जो कि रजिस्ट्रार बोलेगा। जब भी कैजुअल वैकेंसी आएगी, आप रिपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रार को, तो दूसरी टाइम लिमिट के लिए रजिस्ट्रार की गाइडलाइन फॉलो की जाएगी कि कितने टाइम के अंदर आपने डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। हाँ, लिस्टेड कंपनी के केस में उन्होंने बता दिया कि विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन का वक्त है, आप 90 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि लिस्टेड में लोगों का ज्यादा स्टेक है, तो 90 दिनों के अंदर अंदर आप ये कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। ये भी हो गया। वो चैलेंज किया जा सकता है। मुझे आसिफ आपकी बात समझ नहीं आई, काइंडली इसको दोबारा सादा अल्फाज में लिख के भेजो ज़रा, क्लियर है इसको।
ठीक है, ये भी हो गया। सर पोस्ट का बता दूँ, अनअपोज्ड लोन वाला रिपीट कर दिया। अच्छा, सुलेमान कहता है सेक्शन नंबर 162, सेक्शन नंबर 161 है, 162 पर, हाँ ये है 162। अनलिस्टेड के केस में अगर एक इलेक्शन हुआ है 159 के तहत और वो एक वैलिड इलेक्शन है। अनलिस्टेड का मतलब हर वो कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनी हो जाए, प्राइवेट कंपनी हो जाए, कोई भी कंपनी हो जाए, इस कंपनी में कोई एक पर्सन इलेक्शन के फौरन बाद, इलेक्शन के बाद या कभी भी, इलेक्शन हो चुका है, आपको पता है जब भी इलेक्शन होना है तो इलेक्शन के बाद डायरेक्टर ने कंपनी के साथ कितनी देर तक रहना है, 3 साल तक, जो कि सेक्शन नंबर हमने पढ़ा 163 में कि 161 में हमने पढ़ा कि 3 साल की मुद्दत है जब तक ये नीचे वाले सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे, तो 3 साल की मुद्दत है। अब एक ऐसा पर्सन जिसने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके पास एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया और उसको पक्का यकीन है कि 100% श्योरिटी है उसके पास कि अगर इलेक्शन हुआ होता और उस टाइम मेरे पास इतने वोट होते तो मैंने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाना था, तो ये पर्सन रिक्वेस्ट कर सकता है बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 3 years कि आपने जो इलेक्शन करवाया था ना पहले सेक्शन नंबर 159 के तहत, दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि मैं तब नहीं मौजूद था और मैं चाहता हूं मेरी मौजूदगी में दोबारा इलेक्शन हो। तो वो दो बोर्ड क्या है, वो इस रेक्विजिशन के ऊपर 30 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। ये था सुलेमान सेक्शन नंबर 162। इसकी जगह जो डायरेक्टर आएगा 90 दिन के लिए खुद ही ऑफिस लोकेट कर देगा, उसका कोई भी ऐसा डिसीजन जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है। देखो आसिफ का कहना है कि एक डायरेक्टर अपनी जगह किसी को अल्टरनेट डायरेक्टर बना के मुल्क से बाहर चला गया, क्योंकि हमने सेक्शन नंबर में पढ़ा है कि वेकेशन जो है ये नहीं गिनी जाती, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 174 में। तो कहता है जी इसकी जगह जो पर्सन है कोई वो डिसीजन लेगा तो क्या उसका डिसीजन चैलेंज किया जाता है? तो आसिफ याद रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है एक बंदा नहीं, वन मैन शो नहीं होता उसमें, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है सारे का सारा बोर्ड, जो भी डिसीजन लेना होता है ना, साथ सबकी कंसेंट में उनकी वोटिंग पावर होती है, ठीक है। और उनमें नंबर, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कलेक्टिव होती है, ठीक है। कोई ऐसा केस नहीं होता कि एक ही डिसीजन ले रहा है, सब उसी के पीछे चल रहे हैं। तो आसिफ ने कहा कि एक डायरेक्टर जो मुल्क से बाहर चला गया, अपनी जगह जो अल्टरनेट डायरेक्टर लगा गया, उसने डिसीजन मेकिंग की, तो क्या उसकी डिसीजन को कोई चैलेंज वगैरह कर सकता है? तो आसिफ यार, डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इख्तियार है और वो कलेक्टिव करते हैं। हमने बोर्ड की मीटिंग में पढ़ना है ना अभी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे इनकी मीटिंग होती है और ये कैसे इनका काम चलता है, और मीटिंग में ये क्या कौन कौन सी आपस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो किसी एक बंदे खास की जो है ना वोटिंग नहीं चलती। तो होपफुली आज का लेक्चर आप सब लोगों को क्लियर है। जी सही है, लोन वाले क्लियर कर दिए मैंने, सेक्शन नंबर 161 भी क्लियर हो गया। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी के जो आपके कंसर्न होंगे वो ग्रुप में पूछ लें, और काइंडली कोई एक पर्सन जो है ना जितना मटेरियल आज तक पढ़ा है उसको दोबारा शेयर कर दें। थैंक यू।